Counselor. We are pleased to announce that we are launching our next NDA and CDSE coaching course from the 10th of January 2022. This is one of the demo lectures being uploaded for the benefit of the NDA and CDSE 2022 aspirants, and we will be continuing the same for other topics as well. These lectures are pertinent to cracking the upcoming NDA and CDSE exams conducted by the Union Public Service Commission, New Delhi, for entering into the Defence Service as officers. We hope our video motivates you to join into our premium coaching program for NDA and CDSE starting from the 10th of January 2022 to get the complete benefit of expert mentorship of our faculty. Wishing you all the very best and hope to see you in our admissions list. So good evening everybody. आज हम लोग अपना internal security start करेंगे. It's very important from the civil services as well as APSC and other competitive exam जैसे कि NDA हो गया, CDS हो गया, उसके ये काफी important है ये. तो because we are preparing for defense services, तो it's directly यहाँ से questions बहुत बार आ सकते हैं. Basically इसका जो सीन है ये आपके 20 घंटे का लेक्चर होंगे ये, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में कवर करेंगे कि व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब क्या है, चैलेंजेस क्या है, अलग अलग अपनी इंटरनल सिक्योरिटीज की फोर्सेस कौन सी है एंड एजेंसीज कौन सी है उनमें, और उनमें रिफॉर्म्स क्या क्या लेकर आए हैं, जैसे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG हो गया, जो अपने प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर डिग्निटरीज को प्रोटेक्ट करती हैं. उसके बाद आपका नेशनल NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हो गया, एंड देन ICG हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड, फिर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर हो गया. फिर आगे हम लोग इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में देखेंगे, जैसे आर्मी हो गई अपनी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्टल सिक्योरिटी हो गई, नेवल एविएशन हो गया, फिर कुछ कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स जो इंडिया ने कंडक्ट करवाई हैं. उसके बाद हम लोग और आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग इंडियन पुलिस एंड पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में देखते हैं, और प्रिजन्स जो अपने जेल हैं और जेल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए थे उसके बारे में देखेंगे. लेक्चर 4 में हम लोग कोशिश करेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज के बारे में पढ़ने के लिए कि क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जैसे कि विजिल, जैसे निगरानी रखनी होती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, तो क्या क्या उसके अगेंस्ट स्टेप्स ली गई या क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके अगेंस्ट. फिर हम लोग बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है. फिर हम लोग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो बॉर्डर्स पे जो चेक पोस्ट लगाए गए हैं, तो इस एक नई स्कीम लॉन्च करी गई थी, तो इसमें क्या है. फिर हम लोग ने 26/11 के बाद कुछ कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए हैं अपन, हमारी गवर्नमेंट ने, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे. फिर अपना कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली ये आपका बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करेंगे. आगे हम लोग अपना टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, नारकोटिक्स का टेररिज्म हो गया, उसके बाद ISIS या इस्लामिक स्टेट और अदर टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, ये सब का जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हो गए इन लोग के. फिर हम लोग टेरर फाइनेंसिंग, जैसे जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं इनको फाइनेंसिंग कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पे जैसे रोल आता है आपका ब्लैक लिस्ट कर देते हैं इनको, जो ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है इनकी. फिर IMF के थ्रू लोन, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो ब्लैक लिस्टिंग, ग्रे लिस्टिंग हो जाती है, अभी जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, तो इनको लोन्स वोन्स मिलने में IMF के थ्रू या वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिक्कत होती है, उसके बारे में देखेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल इंटीग्रेशन का क्या रोल है. एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे. इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, कि हम लोग कौन से वॉजनर एग्रीमेंट का पार्ट है कि नहीं. उसके बाद हम लोग NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट है कि नहीं. ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे, और नहीं बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग नहीं है, या क्यों हम लोग नहीं बने, या क्या क्यों बनना जरूरी है. फिर आगे हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट इशू आता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में. सोशल मीडिया जो और सोशल मीडिया के बारे में जो एक थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी को, जिसमें मेथड ऑफ अटैक्स क्या क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, किस तरीके से अटैक करते हैं, रैंसमवेयर्स क्या होते हैं, प्राइवेसी इश्यूज एंड सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या इश्यूज आते हैं. जैसे कि आपने पेगासस के बारे में पढ़ा होगा, तो दैट वाज अ स्पाईवेयर. तो
तो ये काफी न्यूज में भी था, बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट एलिगेशंस थे कि हम लोग इन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज के फोन में ये डाल दिया था स्पाईवेयर। फिर नेट ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में एक बार देख लेंगे। लेक्चर 10 में हम लोग दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी के ऊपर आके बात करेंगे, जहाँ पे मीन मतलब क्या होता है ब्लैक मनी का, मनी लॉन्ड्रिंग का। फिर रेगुलेशंस क्या क्या बनाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरबीआई एंड सेबी के द्वारा। सेबी इज बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड लास्ट में बेसिकली वी विल गो अबाउट रीडिंग द ब्लैक मनी एंड डीमोनेटाइजेशन का, जो हम लोग का डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बगैर कुछ देरी ना करते हुए, ये बेसिकली 20 घंटे के लेक्चर्स होंगे। आई डिवाइडेड इनटू 20 क्लासेस और मैक्स टू मैक्स 15 मिनिमम 15 से 13 टू 15 क्लासेस, जिसमें 1.5 घंटे की क्लासेस हो। फिर हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे इसमें, एंड देन वी विल फाइनली क्लोज अप विद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करके, व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी ऑल अबाउट। तो बेसिकली ये आपको इंटरनल सिक्योरिटी ये इंपॉर्टेंट है आपके आईएएस एग्जाम्स में, इकोनॉमिक सिलेबस जीएस 3 का भी पार्ट है, और सीडीएस या डिफेंस सर्विसेज के लिए एफकैट या एनडी के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो एक चीज क्या होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आप लोग को डायरेक्टली एज इट इज पढ़ा दिया जाता है कि अच्छा कोई स्कीम्स के बारे में या फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, बस डायरेक्टली या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कोई स्कीम के बारे में डायरेक्टली मतलब स्टैटिक पॉइंट पढ़ा दिया जाता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम लोग इसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री जान के पढ़ेंगे, तो व्हाट विल हैपन इज कि आपको रिटेन ज्यादा रहेगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी, एंड यू विल बी एबल टू रिलेट कि अच्छा ये कहाँ से हुआ था, ये जो रीजन था इसका ऐसा क्यों, क्या क्यों हुआ था, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, तो यू विल बी एबल टू रिलेट। तो वी आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर कि आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक कराना है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कि इंटरव्यू में भी द क्वेश्चंस आर आस्क्ड या आपको कुछ लिखने भी दिया जाए उसके बारे में, तो यू कैन राइट बेसिक थिंग्स अबाउट इट। सो ज्यादा बड़ा नहीं, मैं इन डेप्थ भी नहीं जाऊंगा, आई विल जस्ट कवर अप अ सरफेस नॉलेज कवर अप होगी, एंड देन वी विल बी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू गिव अ प्रॉपर आंसर अगर आपसे कुछ पूछा भी जाए उसके बारे में, या लिख भी सकते हो आप। फिर जो अपना है ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, एंड इसके लिए हम लोग को न्यूज़पेपर एनालिसिस पे भी डिपेंड करना पड़ेगा। तो जो भी करंटली न्यूज़ जो है उनके बारे में भी मैं आप लोग को बता दूंगा। सो बस आप ध्यान से सुनते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। सो जब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी को डिफाइन किया जाता है एज अ मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को मैनेज करना विद इन द बॉर्डर्स। इंटरनल की बात करी जा रही है, एक्सटर्नल की बात नहीं करी जा रही। तो इंटरनल विद इन द बॉर्डर्स, हम लोग की जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर की बात, एरिया की बात करी जा रही है जब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसका ये मतलब है कि इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग मेंटेन करेंगे पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करी जाएगी, और सोवरेनिटी अपहोल्ड करेंगे अपनी कंट्री की। सोवरेनिटी इन द सेंस कि हमारी कंट्री में जो भी रूल्स बनेंगे विद इन बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू बनाएंगे, और कोई एक्सटर्नल पावर्स आके उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो बेसिकली ये है आपका डेमोक्रेटिक सोवरेनिटी का मतलब। और इंटरनल सिक्योरिटी जो टॉपिक है ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नो, इंटरनल सिक्योरिटी कम्स विद इन, एक्सटर्नल सिक्योरिटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बट इंटरनल सिक्योरिटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए, होम अफेयर्स। और होम अफेयर्स के अपने जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, अमित शाह जी। अब हम लोग इंटर सिक्योरिटी को हम लोग दो चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो अपने इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लिया, जिसमें अपन लोग बॉर्डर्स के विद इन जो भी सिक्योरिटी लॉ पीस ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करी जाएगी, और सोवरेनिटी को बात अपहोल्ड करने की बात करी गई, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। एमएचए देखता है इसको। एक्सटर्नल सिक्योरिटी बेसिकली सिक्योरिटी अगेंस्ट एग्रेशन, जो भी एग्रेशन कर रही है कोई फॉरेन कंट्री, जैसे आज के दिन में चाइना थोड़ी एग्रेसिव होती है, पाकिस्तान अपनी एनिमी टेरिटरी है, तो ये सारी कंट्रीज के अगेंस्ट जो भी एग्रेशन है उसको मैनेज करने की बात जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग एक्सटर्नल सिक्योरिटी को पढ़ते हैं। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में सोल डोमेन होता है अपनी आर्म फोर्सेस का, जैसे आपकी इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गई, बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, और ये सारी चीजें आती हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो बेसिक है इतना, इंटरनल एक्सटर्नल में डिफरेंस बता रहा था, तो इतना ही है बस।
आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो लॉ एंड प्रॉब्लम जो है ये थ्रेटन, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है ये क्या, इसकी इश्यूज क्या होते हैं इसके अगेंस्ट, तो ये बेसिकली थ्रेटन करती है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, जो अपनी ट्रेडिशनल टर्म्स में, बट एक वायलेंट सिचुएशन भी साथ साथ क्रिएट कर देती है, जो बहुत बार एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए। कहने का ये मतलब है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स होगी कोई भी एक स्टेट में, कोई भी एक जिले में, या कोई भी एक एरिया में, सपोज आपके घर में ही, घर जिस लोकेलिटी में लेते हो वहीं लॉ ऑर्डर की सिचुएशन है, तो कल को आप जहाँ रह रहे हो उसी एरिया में चोरी हो जाती है, किसी को मार के चले जाते हैं, या किसी को लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। अब जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा वहां पे वायलेंट सिचुएशन क्रिएट होगी, वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा, दंगे होंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। और फिर जब ये चीज और बड़ी बड़ी फैलती जाती है और इसकी जोग्राफिकल एरिया या इसकी टेरिटोरियल एरिया और बढ़ती जाती है, फिर ये एक नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन क्रिएट कर देती है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। तो उसी के लिए हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को जो बहुत ही डिसेंट्रलाइज वे में हम लोग टैकल करना पड़ता है, ताकि लोकल एक एरिया में नहीं हो, फिर वो लोकल एरिया फिर वो और बड़ी ना हो जाए, ताकि वो बड़ी बड़ी होते होते ज्यादा बड़ी ना हो जाए। तो अगर हम लोग प्रॉब्लम को छोटी एरिया में खत्म कर देते हैं तो वो फिर ज्यादा बड़ी नहीं होती। क्या क्या इश्यूज होते हैं, जैसे इंटरनल नेशनल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, जैसे कि सिविल वॉर हो गया, आपस में दो फैक्शंस ऑफ ग्रुप के बीच में लड़ाई हो गई, या एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो गई कि हिंदू मुस्लिम, या फिर क्रिश्चियन मुस्लिम्स, या फिर क्रिश्चियन सिख्स में, या ऐसे करके अगर एथनिसिटी क्या है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो गई, क्राइम हो गया, या ड्रग्स के ऊपर कुछ इश्यूज हो गए कि ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बहुत ज्यादा, एंड कंजम्पशन हो रहा है, तो उससे ड्रग्स की वजह से लोग बाग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, और वो फिर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वायलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, सोसाइटी में रकस क्रिएट कर रहे हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एक ट्रेडिशनल सेंस है जो रिफर करता है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट की। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है ट्रेडिशनल सेंस में कि स्टेट को प्रिजर्व करना, स्टेट जो अपनी जो स्टेट में यहाँ पे अपनी कंट्री को रिफर किया जा रहा है, या इस टेरिटोरियल एरिया को रिफर किया जा रहा है जहाँ पे हम लोग, या जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं बेसिकली, तो उस स्टेट को प्रिजर्व करती है उस नेशनल सिक्योरिटी, साथ ही साथ उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखती है। और जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि पुलिस हो गई, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, लॉ हो, मतलब लॉज हो गए, लॉयर्स हो गए, एंड जो भी अपनी मतलब लॉ है, लॉ में जैसे कि अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, ये सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, इनको मेंटेन करने की बात करती है। साथ ही साथ नेशनल सोवरेनिटी को भी मेंटेन करने की बात करती है, किससे, फिजिकल थ्रेट से। तो बेसिकली अगर आपको पूछे नेशनल सिक्योरिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये इसके डोमेन में क्या क्या आता है, हम लोग स्टेट को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, साथ ही साथ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, एंड सोवरेनिटी को। बट मॉडर्न टाइम में इसकी डेफिनेशन और भी ब्रॉडन हो गई, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी ये सिर्फ इतने एरियाज तक सीमित नहीं है, ये और भी बढ़ के इकोनॉमिक थ्रेट्स पे आ गई है, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन थ्रेट्स पे आ गई है, एंड हेल्थ थ्रेट्स पे आ गई है। अब इकोनॉमिक थ्रेट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं डायरेक्टली थ्रेटन करती है वो थ्रेट्स जो आपके डेवलपमेंटल डायनेमिक्स को डिस्टर्ब करे, इन द सेंस कि इकोनॉमिक थ्रेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो जब सैंक्शंस लगा दे कोई कंट्री एक दूसरी कंट्री के ऊपर, तो वहां पर ट्रेड नहीं हो पा रहा, या सपोज कोई बिजनेस एक सेटअप नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, इन द सेंस कि वहाँ लड़ाई दंगे बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे रोड्स, वहां पे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, वहां पे लोग बाग रिलीजन के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वहां पे फैक्ट्रीज नहीं सेटअप होंगी, वहां पे लोग बाग काम नहीं करना चाहेंगे, और अगर क्यों काम नहीं करना चाहेंगे तो इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को ही हार्म करेगा। तो इनडायरेक्टली थ्रेटन करता है डेवलपमेंटल डायनामिक्स को, कि स्टेट या कंट्री की डेवलपमेंट को, जो डेवलपमेंट है उसको इनडायरेक्टली थ्रेटन करता है ये इकोनॉमिक थ्रेट्स। सैंक्शंस लगा दिए किसी कंट्री पे, वो सारे इकोनॉमिक थ्रेट्स के अंदर आते हैं। टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन थ्रेट हो गया, जैसे कि आपके आज के दिन में थ्रेट्स जैसे कि साइबर टेररिज्म हो गया, आपकी कंट्री, आपके साइबर, आपके देश में या कोई सिटी में आपका इलेक्ट्रिसिटी से मतलब टारगेट कर दिया, आपको इन्फेक्ट कर दिया, कोई वायरस डाल दिया आपकी पूरी सिस्टम में। आज के दिन में आपको पता है ये सब कुछ इंटरनेट से चलता है, तो आपकी पूरी जैसे पाइपलाइन का एक इशू हो गया था यूएसए में, तो जो हैकर्स थे उन्होंने पूरी पाइपलाइन को ही हैक कर दिया था जो पेट्रोल भेजती ट्रांसपोर्ट करती थी। अब पाइपलाइन को हैक कर दिया तो अब पेट्रोल जा नहीं पा रहा है,
और अब वो लोग पैसे मांगने लगे उसके बदले में कि हम लोग उस तभी खोलेंगे जब आप हमारे अकाउंट में इतना पैसा डाल देंगे। तो बेसिकली एक तरह का साइबर टेररिज्म, या आपकी कोई फोटोज वोटोज पिक्चर्स को क्रॉप करके या फिर आपके अकाउंट से पैसे चुरा के, मतलब फॉल्स ओटीपी डाल के आपके पैसे सारे निकाल लेंगे। सो दीज आर पार्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। स्पेस वॉरफेयर हो गया, जैसे कि आपका स्पेस में क्या होता है आज के दिन में, हमारी जो स्पेस में ऑर्बिट के बाहर जो अपना जो स्पेस है वहां पे आप कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत सारी ट्रीटीज भी बनाई गई थी। तो जैसे कि एक ट्रीटीज है, आप पेरोस ट्रीटी करके है। तो ये पेरोस PAROS ट्रीटी है। ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है कोई भी वेपन को ऑर्बिट में आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, या फिर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो थ्रेटन करती है दूसरी कंट्री को। तो अब वेपनाइजेशन, और इसमें वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें बेसिकली आपको वही लिमिट करना है, बेसिकली स्पेस में वॉरफेयर नहीं करनी। लैंड पे तो वॉर होती है दो कंट्रीज के बीच में, और स्पेस में जाके वॉर नहीं करनी, उस चीज की बात करती है। अगला है हेल्थ सिक्योरिटी, जैसे कि डिजीज लाइक TB, मलेरिया, HIV, इसको थ्रेट्स माना जाता है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, और इससे इनॉर्मस लाइफ लॉस हो जाती है। आज के दिन में कोविड को भी एक हेल्थ सिक्योरिटी माना जा रहा है, क्योंकि क्या बहुत सारी न्यूज़ेस सुनने में आती है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट था इसको स्प्रेड करने में। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। तो वो अगर आपकी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करेगा, सब लॉकडाउन रहेगा, लोग बाग की डेथ होती रहेगी, तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, उससे कंट्री और पिछड़ती जाएगी। अब इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है इंटरनल सिक्योरिटी की? तो पहला जो एस्पेक्ट है क्या है, अपहोल्ड करती है रूल्स एंड लॉज मेड बाय द अथॉरिटी। तो जो भी कायदे कानून जो अथॉरिटी बना रखी है उसको अपहोल्ड करने की बात करती है। अगला क्या करती है, एक्सेप्ट करती है सोवरेन पावर्स ऑफ द पीपल को। जो भी लोगों की जो सोवरेन पावर्स है उसको एक्सेप्ट करने की बात करती है इंटरनल सिक्योरिटी। फिर प्रोटेक्ट करने की बात करती है इंडिया के नेशनल सोवरेनिटी को। तो इंडिया की जो नेशनल सोवरेनिटी उसको प्रोटेक्ट करने की बात करती है। फिर चौथा है आपका सिक्योर करने की बात करती है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, हमारी जो टेरिटरी पे हमारा जो राइट है वो हमारा उसको सिक्योर करने की बात करती है इंटरनल सिक्योरिटी, कि हम लोग को सरकार जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आई है उसी वही कानून बनाएगी और वही देश को चलाएगी। ऐसा नहीं कल को कोई भी थर्ड पार्टी आके लड़ाई दंगा करके या गोलीबारी चला के वो देश चलाने लग जाए, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था जो तालिबान ने कर दिया। प्रोमोटिंग इंडिया राइज टू इट्स राइटफुल प्लेस इन। दूसरा क्या इंटरनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंडिया को प्रमोट करना है ताकि वो राइज कर सके, बढ़ सके अपनी राइटफुल प्लेस में, कहाँ पे, इंटरनेशनल अफेयर्स में। उसके बाद सेकंड लास्ट कौन सा है, इंश्योर कर सके पीसफुल इंटरनल एनवायरनमेंट हो इंडिया में। ये नहीं कि लड़ाई दंगे हो रहे जैसे दिल्ली में हुए थे, ये सब ऐसा ना हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्लाइमेट बना के रखे सिटीजन के लिए, एक ऐसा एटमोस्फियर हो, ऐसा एक वातावरण हो कि वहाँ के जो सिटीजन जो रह रहे हैं वो लोग को जस्टिसिएबल, उन लोगों को जस्ट, इक्विटेबल एंड प्रॉस्पेरस एंड शील्ड्स मिले हर तरह के रिस्क ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड से। यानी कि किसी तरह का भेदभाव ना हो, माराकाटी ना हो, वो अपने पैसा प्रॉस्परस हो और जस्ट हो। ये नहीं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है दूसरे को नहीं मिल रही। तो वो सभी मेंटेन करने की जब बात आती है तो दैट्स अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये जो पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी के, इसको इंश्योर करती है कौन, करती है आज के दिन में पुलिस इंश्योर करती है, विच हेल्प बाय द, और इनको साथ साथ कौन हेल्प करता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हेल्प करती है। De-establishing a country through internal disturbance is more economical and less objectionable। तो डी इस्टेब्लिशिंग कंट्री को, जब के कंट्री को डी स्टैब्लिश करने की बात आती है इंटरनल डिस्टर्बेंस से, वो ज्यादा कब होता है, इज मोर इकोनॉमिकल एंड लेस ऑब्जेक्शनेबल। तो वो जब किसी भी कंट्री, जो भी कंट्री डी स्टैब्लिश हो जाती है जो इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से, अंदर के अपने आपसी डिस्टरबेंस की वजह से, वो ज्यादातर क्यों होता है, इज मोर इकोनॉमिकल। वो ज्यादातर क्या अफेक्ट करता है, इकोनॉमी को अफेक्ट करता है एंड कम करता है ऑब्जेक्शनेबल, particularly when direct warfare is not an option and international borders cannot be violated। तो आज के दिन में जो बाकी कंट्रीज है वो क्या करती है, जैसे चाइना हो गया या कोई दूर कंट्री बैठी है जो इंडिया के साथ वॉर पे है, तो वो डायरेक्टली उस कंट्री में वॉर नहीं कर सकती क्योंकि जोग्राफिकली दूर है। तो वो क्या करती है, वहां पे ऐसे एलिमेंट्स को इंस्टॉल कर देती है जो इस तरह की आइडियोलॉजी स्प्रेड करना स्टार्ट कर दे, विद इन द कंट्री हेट्रेड स्प्रेड करना स्टार्ट कर दे। पढ़ा था एंड वी
हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था अब टिल द हेल्थ थ्रेट्स लाइक टीबी, मलेरिया, एचआईवी, हाउ इट्स कॉजिंग ह्यूमन सिक्योरिटी प्रॉब्लम एंड लॉस ऑफ लाइफ, एंड यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कोविड-19 एज वेल, एंड यहाँ पे हम लोग ओमिक्रॉन का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि हाउ इट इज हैपनिंग। जब हम लोग आगे व्हाट वी व्हेन वी गो अहेड, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी के, लेट्स फाइंड आउट दैट। तो अपहोल्डिंग द रूल्स एंड लॉज made by the authority, accepting the sovereign power of the people. And just a minute, I'll just open this in new tab, and yeah, and protecting India's sovereignty. तो जब हम लोग एस्पेक्ट्स की बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, तो why we are studying important internal security and what are the aspects की जब हम लोग देखते हैं, तो इंडिया की सोवरेनिटी को अगर प्रोटेक्ट करना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, इंडिया का राइज अगर प्रोटेक्ट करना है इन द ग्लोबल स्फीयर, तो इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। देन प्रमोटिंग द राइट राइज टू इट्स राइटफुल प्लेस, कि आज के दिन में इंडिया की राइटफुल प्लेस में इंडिया की जगह हो, पोजीशन हो, पीसफुल इंटरनल एनवायरनमेंट हो, कि यहाँ पे लड़ाई दंगे ना हो, इंटरनल क्लैशेस ना हो, कम्युनल वायलेंसेस ना हो, वो सबको भी चेक करने के लिए हम लोग को इंटरनल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। एंड ऐसा एक क्लाइमेट बने जहाँ सिटीजन्स इक्विटेबल हो, उनके पास राइट्स प्रॉस्परस हो एंड जस्ट सोसाइटी हो। इसके बारे में हम लोग ने PSIR में भी हम लोग पढ़ेंगे, इन द सेंस की जस्ट सोसाइटी की जब हम लोग बात करते हैं, कि कहने का ये बेसिकली मतलब है कि बेसिकली द सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग इन, कोई कोई आपका अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो बेसिकली किसी भी इंसान के साथ। फॉर एग्जांपल कि कल को आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको कल को आके कोई ऐसा ना बोलेगी कि चलो खाली करो इसको, इन दैट सेंस। सो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में। तो ये बेसिक चीजें, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं। देयर आर इंटरनल एस्पेक्ट्स आर, और जो इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं सिक्योरिटी के, एक तो हमारी डिफेंस फोर्सेस मेंटेन करके रखती है इन द सेंस की आपका इंटरनल सिक्योरिटी को, जैसे नक्सलाइट मूवमेंट्स हो गया, कम्युनल हार्मनी में जब आपने देखा होगा कम्युनल वायलेंसेस ब्रेकआउट होते हैं, या जब आपने कैब की जो प्रोटेस्ट हुई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो आपने देखा होगा जगह जगह पे डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया था। सो दोज वर बेसिकली आपकी ITBP हो गई या फिर आपकी CRPF हो गई, ये सब लोगों को डिप्लॉय किया था इंटरनल क्लैशेस ना हो। पुलिस क्या करती है, पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, जैसे कि कहीं पे आपका चोरी चकारी हो या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो या फिर आपका कोई वायलेंस हो जाए दो पार्टीज के बीच में, उस चीज को इंश्योर करने के लिए पुलिस का काम है। जिनकी CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जिसमें BSF, ITBP, आपका इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आपका CRPF, CISF, ये सब लोग आते हैं। डिस्टेबलाइजिंग अ कंट्री थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस इज मोर इकोनॉमिकल एंड लेस ऑब्जेक्शनेबल। तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो कॉज होता है, ये लैक ऑफ अगर इंश्योरेंस सिक्योरिटी इंश्योर ना करी जाए तो उससे क्या होता है, डिस्टेबलाइज हो जाती है कंट्री, और ये ज्यादातर इम्पैक्ट करता है अपनी एक कंट्री की इकोनॉमी को, एंड पर्टिकुलरली व्हेन डायरेक्ट वॉरफेयर इज नॉट एन ऑप्शन। और जब डायरेक्ट वॉरफेयर हम लोग किसी कंट्री के साथ नहीं करते, तो उस कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए हम लोग उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी इन द सेंस की चाइना बहुत सारी एजेंसीज को फंड करता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये आपका इसका चैनल एक है वर्ल्ड अफेयर्स करके, प्रशांत धवन का। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट कि इन आपका चाइना जो इन एजेंसीज को प्रमोट करता है या चाइना एजेंसीज को स्पॉन्सर करता है, तो वो डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। अब जैसे कि आपका ब्रह्मोस मिसाइल को आपको हिमाचल ये उत्तराखंड के रास्ते आपको ब्रह्मोस मिसाइल को अपने बॉर्डर्स एरियाज पे भेजना था, तो ऑब्वियसली वो रोड के थ्रू जाएगा। अब सड़कें क्या है, वहाँ की जो सड़कें वो चौड़ी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने शायद एक प्रपोजल रखा होगा कि सड़कों को चौड़ी करो, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फॉरेस्ट को हटाने की बात करी गई थी, यहाँ जो फॉरेस्ट एरिया था। अब यहाँ पे जो बहुत सारी एजेंसी दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग की फॉरेस्ट को हटा रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉस होगा। टू सम एक्सटेंट दे आर राइट आल्सो, बट जब डेवलपमेंट में हिंड्रेंस करे तो उस चीज में इशू आ जाती है, इन द सेंस की या तो डेवलपमेंट हो सकती है या फिर आप ये सब एनवायरनमेंट को टेक केयर करो। तो मेरे हिसाब से एक इक्विलिब्रियम बैलेंस बना के चलना चाहिए चीजों का, कि ठीक है आप डेवलपमेंट में हिंड्रेंस कर रहे हो, बट साथ साथ ही आप जैसे कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ आपने जितना पेड़ काटे, साथ ही साथ आप उतने एरिया में आप पेड़ लगा के दोगे, या उसकी जगह आप मॉनिटरी या फाइनेंशियली उसको रीइंबर्स कर दोगे, तो वो चीज का भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। बट जहाँ पे ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है या डिफेंस की बात आती है, वहाँ पे बड़ी करना रोड, तो ये वाली शायद जो एजेंसी जो प्रोटेस्ट करी थी, दैट वाज देयर वर रिपोर्ट्स दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसकी वजह से भी इशू, मतलब इट कॉजेज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये सारी चीजें हैं। जो 43rd रिपोर्ट जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो इशू करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, उसने क्या बोला था कि 210
535 में से जो 210 डिस्ट्रिक्ट है कंट्री में, वो सीरियसली इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम से गुजर रही है, पब्लिक डिसऑर्डर से गुजर रही है। तो जैसे कि अपने यहाँ पे 535 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल टुगेदर, यहाँ पे 210 डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब 45% से भी ज्यादा यहाँ पे हमारे इंटरनल 40% से भी ज्यादा यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की इश्यूज या पब्लिक डिसऑर्डर का इशू है। ये 43rd रिपोर्ट थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट इन योर आंसर फॉर्मेट कि आप एड्रेस कर सकते हो हाउ इट्स अ बिग स्प्रिंग। डायरेक्टली आप स्टार्टिंग में एक नेगेटिव पॉइंट मत डालिए, बट जैसे नेक्स्ट लाइन में या थर्ड लाइन में आपको चीज का जो कितना बड़ा इशू है उसको एड्रेस करने के लिए इफ यू पुट द डेटा तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आर सीरियस डिसऑर्डर्स ऑफ वन अनदर ऑफ, और एक तरह का या किसी और तरह का डिसऑर्डर क्रिएट करती है। चैलेंजेस क्या क्या है अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी अपनी कंट्री में? तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, इन द सेंस कि पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट अभी तो फिर भी जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है तब से पॉलिटिकली स्टेबल है गवर्नमेंट, बट जैसे आपने कोलिशन गवर्नमेंट में देखा होगा दैट्स वेरी अनस्टेबल। सपोज 4-5 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है बट कोई भी एक पार्टी को एक पॉलिसी समझ में नहीं आई उस गवर्नमेंट की, तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग और वो फिर उनकी तरफ से अपना सपोर्ट खींच लेती है और फिर सरकार गिर जाती है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जैसा ये वाला सीन हुआ था आर्टिकल 370 हटने से पहले, जो महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी, तो बीजेपी ने उससे वहां पे सपोर्ट खींच लिया था एंड इट फॉल, तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए थे वो लोग। फिर कांग्रेस आके सामने आई थी एंड दे स्टार्टेड कि हम लोग मिलके सरकार बनाएंगे, बट जो वहाँ के गवर्नर थे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके उसने मना कर दिया था वो चीज। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा इशू हो गया जो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का एक चैलेंज है। दूसरा है इंटरनल सोशल डिसहार्मनी। अब यही जो अपने सोशल डिसहार्मनी इन द सेंस कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए या एंटी सिक्स राइट्स हो गए, तो ये सारे सोशल डिसहार्मनी के तरीके हैं यहाँ पे, एक डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं इन द सेंस कि दंगे फसाद होते हैं। दिल्ली राइट्स जो हुए थे जहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में, तो ये सारी भी इश्यूज हो गए। अगला क्या है नक्सलिज्म। तो नक्सल मूवमेंट जो होते हैं बेसिकली नक्सलवाद जिससे हम लोग बोलते हैं, तो जो ट्राइबल एरियाज में ये नक्सलाइट्स अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए ग्रुप्स बना लेते हैं और ऑर्गेनाइज टेरर मतलब ऑर्गेनाइज टेरर होता है वहाँ पे इन द सेंस कि लोगों को डराया धमकाया जाता है, वो सब चीजें होती हैं। तो थर्ड इज बेसिकली टेररिज्म एंड नेक्सस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। अब टेररिज्म तो आपको पता है ये 9/11 हो गया, 26/11 हो गया, बम मुंबई ब्लास्ट हो गए, उसके बाद आपका ये सारी चीजें आपकी टेररिज्म, और उसके बाद आपका गुवाहाटी में ब्लास्ट हुए थे 2007-8 में, वो सब ब्लास्ट हो गए। तो दीज आर अ पार्ट ऑफ टेररिज्म। साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इन द सेंस कि आज के दिन में सब ऑनलाइन हो गया, तो लोग बाग क्या करते हैं, दे ट्राई टू आपकी सिस्टम को हार्म करेंगे और आपकी साइबर आपकी, जैसे बॉम्बे में एक ब्लैकआउट हुआ था, बिजली चली गई थी, तो रिपोर्ट सेड कि वहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की चाइनीज के हैकर्स का काम है ये। तो ये सब साइबर क्राइम आपके बैंक अकाउंट से आपके पैसे निकाल लेना, साइबर आपके अंदर आपके सिस्टम में मॉलवेयर या स्पाईवेयर डाल देना, these are a part of cyber security and this comes under the part of internal security. Religious war and waste कास्ट क्राइम, वही छोटे कास्ट के बीच में दंगे फसाद, ये ठाकुर है हम जाट हैं, तो इन दैट सेंस जो कास्ट के बीच में वॉर लगते हैं, या रिलीजियस, वही जैसे मैंने सोशल डिसहार्मनी के एग्जांपल में बताया था, जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए। अगला है आपका कोस्टल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। अब अपनी पता है अपनी जो बॉर्डर अपनी जो कोस्टल अपनी जो कोस्टल एरिया है बहुत बड़ा है इंडिया का, इट्स अप्रोक्सीमेटली 5,300 सम स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है अपना। तो भी वास्ट कोस्ट लाइन, तो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका वेस्ट कोस्ट हो गया। तो ईस्ट वेस्ट कोस्ट में डिफरेंस ये है बेसिकली कि इतनी बड़ी आपकी कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग नेवल बेस। तो यहाँ से जो 26/11 का जो बॉम्बे में अटैक हुआ था, वो वहां से जो लोग बाग आए थे, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट आए थे, वो कहाँ से आए थे, वो बेसिकली आपका सी के थ्रू आए थे। तो मैं मैप यहाँ पे क्लियरली एक बार थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको। तो इंडिया का मैप अगर सपोज ऐसे कुछ बनता है, ऐसा कुछ मैप है, इट्स समवॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ मैप है अगर इंडिया का, तो ये अपनी इतनी बड़ी कोस्टल एरिया है। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया बट स्टिल क्वाइट वास्ट, और यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए ये सब। सो ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि आपका कोस्टल बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी अपनी इंश्योर मेंटेन रहे। उसके बाद आपका इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि नागालैंड एरियाज में, बोडो लैंड एरियाज में जैसे कि इंसर्जेंसी होगी, दे आर आस्किंग फॉर सेपरेट स्टेट की डिमांड जो करते हैं, so that is also a part of, फिर वो लोग ऑर्गेनाइज क्राइम कंडक्ट करवाते हैं, तो that is also a part of internal security and militancy in JNK. Just a minute. Then as conventional war is not resulting in desired results, hence they are opting for
साइकोलॉजिकल वॉर, तो आज के दिन में जैसे लॉजिकल सी बात है, सबके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आर्म अच्छे अच्छे वेपनरीज हैं, अच्छे अच्छे मिसाइल्स रॉकेट्स हैं, तो डायरेक्ट वॉरफेयर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक कंट्री एक के ऊपर न्यूक्लियर बम डालेगी, दूसरी कंट्री उसके ऊपर डाल देगी, तो ऐसा न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस या एक फुल स्केल वॉर होने के चांसेस वेरी लेस। तो लोग बाग क्या करते हैं, कंट्रीज क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर करते हैं, इसको फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर भी बोला जाता है, जो डिस्टर्ब करता है एक कंट्री की सिविल फैब्रिक को, एंड इंस्टेड उसकी लैंड को कॉन्कर करने की जगह पे हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, वहां के लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की बात करते हैं, ऑफ सिविल सोसाइटी यूजिंग साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। तो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करके हम लोग वहाँ के जो लोग बाग के माइंड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वहां दिखाते हैं कि आपकी कंट्री में इतना खराब चल रहा है, आप हमारी कंट्री देखिए, तो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग इन द सेंस कि अच्छा वहां तो ये सब पॉलिसीज हैं, वहां तो सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअली में ये सीन होता नहीं है। तो डायरेक्ट वॉर करने की वजह से वजह के बदले लोग आजकल जो कंट्रीज हैं, दीज आर बेसिकली इनटू फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, या फिर इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी बोला जाता है। और ये सारे जो चैलेंजेस है, दीज आर इंटरनल सिक्योरिटी एंड कैन इंक्रीज टू मल्टीपल फोल्ड। और ये सारे जो चैलेंजेस है, ये इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं, एंड इसकी वजह से जरूरी हो जाता है कि हम लोग इस टाइप के ट्रैप में ना फंसे। बॉर्डर मैनेजमेंट इज वीक, सो कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर कैन एक्ट एज अ चेक। और बहुत बार क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है आपका माइग्रेंट्स का बॉर्डर के थ्रू, वो लोग आ जाते हैं, जैसे बांग्लादेश का बहुत बड़ा बॉर्डर अपने साथ शेयर करते हैं, तो बहुत सारे बांग्लादेशी ड्यू टू लैक ऑफ वहाँ पे रिसोर्सेज की वजह से या पुश फैक्टर्स की वजह से, इंडिया में पुल फैक्टर्स की वजह से माइग्रेट करते हैं इंडिया में फॉर जॉब, अच्छी हेल्थ कंडीशंस और ये सब चीज़ों की वजह से, बेटर कंडीशन, लिविंग कंडीशंस की वजह से। एंड इससे क्या होता है, जैसे जैसे ज्यादा लोग आते हैं कंट्री में, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पैदा होती हैं, बनती हैं। अब जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी वहाँ पे वो लोग, जब ज्यादा लोग बाग आएंगे उसके लिए ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, जहाँ कंपटीशन बढ़ेगा वहाँ पे चैलेंजेस क्रिएट होंगे। सो दीज आर द रीजंस कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग एक बॉर्डर चेक या बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए हम लोग को एक अच्छा बेटर एक अच्छे से हम लोग बॉर्डर टेक्नोलॉजी चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के लिए हमारी कंट्री में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अपना जो प्रॉब्लम है, जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, मतलब कॉलोनियल रूल से, बट वी आर फेल्ड और हम लोग इसको रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपना जो अनफ्रेंडली एंड होस्टाइल नेबरहुड है। तो अपने को पता है कि अपने ईस्ट साइड में चाइना है और वेस्ट में पाकिस्तान है, तो देन बोथ ऑफ देम आर एनिमी कंट्रीज और बोथ ऑफ देम पोजेस सीरियस चैलेंजेस टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी। तो चाइना के साथ तो आपको पता है 2020 में अपना चाइनीज जो अपना गलवान स्टैंड ऑफ हो गया था, उससे पहले अपना यहाँ चिकन नेक कॉरिडोर के डोकलाम इशू हो गया था। तो चाइना इज वेरी होस्टाइल टुवर्ड्स अस, एंड सिमिलरली पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान की तो इकोनॉमी आज के दिन में फेल हो रही है तो वो इतना ज्यादा बात नहीं करते, बट चाइना इज अगेन अ वेरी सुपर पावर इन द सेंट्रल एशियन, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया रीजन, तो वो फिर चैलेंजेस क्रिएट करता है अपनी कंट्री के लिए। नेक्स्ट है अपना जो सबसे बड़ा जो इशू है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एंड इसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब कुछ कुछ जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है, जो अपन ने बहुत बार सुना होगा, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो बेसिक दे आर व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज की अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों में, मतलब सोसाइटी में। तो उससे क्या होता है कि अब पैसा तो हर एक इंसान को चाहिए, नौकरी नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा, फिर चलेगा, रोटी कहाँ से कमाएगा। तो रोटी कमाने के चक्कर में फिर क्राइम्स होते हैं, जैसे थीफ, चोरी करना हो गया, मर्डर्स करना हो गया, या फिर आपका कौन बेवकूफ बना के पैसा निकालना हो गया। तो इसकी वजह से भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी को ये सब चीजें, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी नहीं रहती एक सोसाइटी में। जब लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे क्राइम ज्यादा है, तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक बिजनेस वेंचर उस एरिया में या उस कंट्री, उस स्टेट में सेटअप नहीं करेगा। आज के दिन में अपनी जो मेजर कंपनीज हैं वो कहाँ फंक्शन करती है, बैंगलोर जैसी सिटी हो गई, या फिर आपका सॉरी, तो मेजर कंपनी जैसे हो गई कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनी, इनके बेसिकली हब सेंटर्स कहाँ पे है, तो दे बेसिकली इन वर्क्स इन स्टेट्स लाइक या सिटीज लाइक हैदराबाद हो गया, या फिर आपका बैंगलोर हो गया, या फिर आपका दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, ये सारी हब सिटीज हो गई। यहाँ पे आपको मेजर कंपनी, मेजर डेवलपमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? द रीजन बेसिक बिहाइंड इज वहाँ पे सिक्योरिटी है चीजों को लेके। वहाँ पे कल को ऐसे खड़े होकर दंगे फसाद नहीं होने स्टार्ट हो जाते कि हम यहाँ पे हम हिंदू मुसलमान करने, वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे चोरी चकारी, मर्डरी, फॉर्जरी वो सब कम होती है, रेट कम है उसके होने का। तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी सेटअप कर रखा है गवर्नमेंट ने। बिहार जैसी, जैसे बिहार जैसी स्टेट हो गया, या फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, वहाँ डेवलपमेंट कम क्यों है? वहाँ पे क्योंकि इंस्टेबिलिटी है, इन द सेंस की सिक्योरिटी कम प्रोवाइड कर रखी है। कल को कोई कंपनी आके, जम्मू कश्मीर जैसी कंट्री स्टेट हो गए, तो वहाँ पे कोई भी कंपनी आके इतना जल्दी स्टैब्लिश नहीं करती अपने आप को, बिकॉज वो सोचते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे आके अपना सेटअप करेंगे तो कल को लोग खड़े हो जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे हमारी राइट्स को मारा जा रहा है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं। तो वो सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर
फैक्टर प्ले करती है इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम को इशू जो करता है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हो गए, जैसे कि इनइक्विटेबल ग्रोथ, जहाँ पे मैंने बात करी कुछ कुछ स्टेट्स बहुत हाईली डेवलप्ड हैं, कुछ कुछ जैसे बिहार, ये सब अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये कम डेवलप्ड हैं, ग्रोथ यहाँ पे कम है। वाइडनिंग गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट, तो वही सेम इसका जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हैव्स एंड हैव्स नॉट की रिसोर्सेज की बात जो यहाँ पे कर रखी है कि बहुत बड़ी गैप है, हैव जिनके पास चीजें हैं रिसोर्सेज हैं, जिनके पास नहीं है, तो वो गैप और बढ़ती जा रही है। गवर्नेंस डेफिसिट, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इनफ कि वो यूटिलाइज कर सकें, और है भी तो वो नहीं करते बिकॉज ऑफ करप्शन या फिर अलग अलग इश्यूज, जैसे कि आपका लैक ऑफ विल और मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल फैक्शंस को आपको कन्विंस करना होता है इलेक्शन जीतने के लिए, वो सारे इश्यूज भी आ जाते हैं। फेलियर, ऑर्गेनाइज क्राइम को कर्टेल नहीं कर पाते, ड्रग्स हो गया, आपका ट्रेड हो गया, मतलब ह्यूमन ट्रेड में जैसे फीमेल्स को बेचना खरीदना होता है, वो सारी चीजें हो गई, तो वो उसको कर्टेल नहीं कर पाते, दैट इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। पार्टीजन पॉलिटिक्स हो गई, वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, पार्टीजन पॉलिटिक्स इन द इंक्रीजिंग, तो एक पर्टिकुलर पार्टी पर्टिकुलर रिलीजन का, रिलीजियस कम्युनिटी या पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करती है, तो उससे क्या होता है कि दूसरे ग्रुप में गुस्सा आता है, वो फिर प्रोटेस्ट करती है, जब प्रोटेस्ट की बात नहीं सुनी जाती तो दे गो डाउन टू स्टार्ट कमिटिंग क्राइम्स, इन द सेंस कि वो लोग ग्रुप बना लेते हैं, बॉम्बिंग्स करते हैं, फिर आपका न्यूसेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, तो वो सारी चीजें हैं। इंक्रीजिंग कास्ट अवेयरनेस एंड कास्ट टेंशन, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, कास्ट वास्ट की बातें ज्यादा करते हैं। आपने मूवीज में देखा ही होगा कि हम दलित हैं, वो ये हैं, तो हमारी जात ऊंची, तो ये सब बातों से वो कास्ट डिवाइड क्रिएट करते हैं पॉलिटिक्स में, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्टीजन पॉलिटिक्स। फिर पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन सेक्रेटेरियन, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा, तो वही सेक्टेरियन हमारी ये सेक्ट है, एथनिसिटी की हमारी ये एथनिसिटी है, हम लोग ऊंची एथनिसिटी है हमारी, लिंग्विस्टिक क्या भाषा हम लोग बोलते हैं, हम लोग हिंदी बात करते हैं, वो लोग खड़ी हिंदी, तो उसमें डिवाइड करने की बेसिकली लोगों को कोशिश करते हैं उससे। और जब डिवीजन आता है, जब हम लोग एक चीज को सुपीरियर बनाते हैं, दूसरी चीज को इंफीरियर घोषित करने का टैग देते हैं, तो ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू फील दैट दे आर इंफीरियर इन एनी सेंस। तो जब उससे होता है तो सेंस ऑफ जेलसी या सेंस ऑफ एंगर इश्यूज क्रिएट होते हैं, देन इट राइजेस अप टू बिकम इंटरनल सिक्योरिटी इशू। तो सेपरेटिज्म की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है उससे। ग्रोइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड गवर्नमेंट फेलियर टू फुलफिल इट, अब हर एक रीजन में एस्पिरेशन है कि हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आए, हम लोग यहाँ ग्रोथ हो, हम लोग यहाँ डेवलपमेंट हो, बट गवर्नमेंट फेल कर जाती है उन चीजों को एड्रेस करने में, और इसकी वजह से क्या होता है, रीजनल एस्पिरेशन बन जाती है कि सेपरेट हम लोग को स्टेट चाहिए या कंट्री चाहिए, हम लोग अपने इश्यूज को खुद ही एड्रेस करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो अनदर इशू। अगला क्या है, सेशनिस्ट मूवमेंट इन नागालैंड एंड जम्मू, जैसे मैंने बताया नागालैंड में सेपरेट कंट्री या सेपरेट अलग होने की बात करते हैं ये लोग कि हम लोग अलग हो जाएंगे इंडिया से, तो वो सारी चीजें भी फिर वो लोग जब उनकी बात नहीं मानते तो दे रिजॉर्ट टू मीडियम्स लाइक बॉम्बिंग्स या ऑर्गेनाइज क्राइम या वही सब करते हैं जैसे अपन ने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या हो गया, जैसे आइसोलेशन में अगर आप रह रहे हो, आपको दिख रहा है कि हमारे सामने हमारे विद इन हमारी कंट्री कुछ कुछ स्टेट्स में तो इतना डेवलपमेंट है, हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो एक सेंस ऑफ आइसोलेशन की हमको आइसोलेट किया जा रहा है, हमको इग्नोर किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी इंटरनल सिक्योरिटीज के इश्यूज राइज होते हैं। टफ टेरेन नियर द बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स के सामने टेरेन बहुत टफ है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, स्मूथ लाइफ नहीं है, तो उस चीज को भी प्रोटेस्ट, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करने के लिए लोग ऐसी चीज करते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को हमारे हार्म करे। गवर्नेंस का डेफिसिट की जब हम लोग बात करते तो मैंने आपको ये ऊपर भी बता दिया था, तो गवर्नमेंट डेफिसिट के बारे में बता दिया था मैंने आपको, तो गवर्नमेंट थोड़ा और डिटेल में यहाँ बता रखा है, इन द सेंस पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो अपने जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है और एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो पीपल के लोग बाग क्या करते हैं, रिजॉर्ट करते हैं अपने आप ही वो सब चीज़ों को सॉल्व कर देने में, तो आपको माफियास हो गए या आपके लोकल गुंडाज हो गए, तो वो लोग एज अ जस्ट सोसाइटी का मसीहा बन के निकलते हैं, जो भी ये इनजस्टिस हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट ये दिस इज नॉट एक्चुअली द वे हाउ थिंग्स सपोज टू बी, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी आर लिविंग इन, सो प्रॉपर मैकेनिज्म से होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ these institutions, तो बहुत सारे हमारे केसेस पेंडिंग भी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि सालों सालों से केस चले जा रहे हैं, आदमी खत्म हो जाता है और केस चलता रहता है। लार्ज स्केल करप्शन है, वो तो कोई बताने की बात ही नहीं है, करप्शन के अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, स्टिल दे आर टेकिंग स्टेप्स, ऑनलाइन कर देना, डिजिटल कर देना चीजों को, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, वो सारी चीजें हैं। नेक्सस बना रहे हैं बिटवीन क्रिमिनल्स, पुलिस एंड पॉलिटिशियन इन ऑर्गेनाइज, तो जो क्रिमिनल्स हैं वो पॉलिटिशियंस एंड पुलिस के साथ मिलकर एक नेक्सस बना लेते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम का, तो बात ऐसी है क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं, पुलिस उनको सपोर्ट करती है और उनके ऊपर पॉलिटिशियन का हाथ रहता है, तो मिल बांट के खाते हैं, तो आम जनता फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर वो फिर उतरती है अपने काम पे, मतलब अपनी स्टेप्स उठाने के लिए, एंड देन देयर इज अगेन एन इशू ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। लैक ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बता दिया कि डेवलपमेंट क्राइसिस है, इन द सेंस कि बहुत ज्यादा आपका डिफरेंसेस है कुछ कुछ कंट्री स्टेट्स में और कुछ कुछ एरियाज में एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स या एरियाज, तो उसकी वजह से भी लोग बाग उस चीज के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी को एट द एंड ऑफ द डे हार्म होती है। और जितने भी सारे फैक्टर्स मेंशन करे गए हैं एक्सप्लॉइटेड बाय द निफेरियस एक्टर्स,
टाइम एंड अगेन क्रिएट। और ये जो ये एक्टर्स, जो ये लोग बाग जो ये स्टेप्स उठाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं टाइम एंड अगेन, ये क्या करती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है कंट्री में, द होस्टाइल नेबर्स लीव। और इससे क्या होता है, जैसे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो जो नेबरहुड है अपना कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, और इसी को एज अ विजन बना के और इसको एंडोर्स करते हैं इन सब चीजों को। तो ये भी एक इशू हो जाता है। सो इसलिए हम लोग को इंटरनल सिक्योरिटी, इसलिए वन ऑफ द मेजर रीजन है, कल को आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ तो यू हैव टू एडमिनिस्ट्रेट, आप जब ग्राउंड लेवल पर तो काम करो, तो वी नीड टू एड्रेस दीज इश्यूज की, ठीक है, डेवलपमेंट होना है तो रिलीजियसली होना है आपका सबको, ऐसा नहीं कि एक एरियाज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, एक जगह में बिल्कुल नहीं है डेवलपमेंट, तो वो सारी चीजें भी है। इंटरनल सिक्योरिटी की जो डॉक्ट्रिन की जो बात करते हैं, तो वो हेल्प करता है स्टेट को आइडेंटिफाई करने में एंड प्रायोरिटाइज करने में जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, इन द सेंस कि आज के दिन में आप देख रहे होंगे जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लुक ईस्ट पॉलिसी, तो अपनी जो गवर्नमेंट है, दीज आर ऐसी ऐसी कुछ कुछ स्कीम्स लॉन्च करी है। तो क्यों लॉन्च करी है? बिकॉज अपने जो ये सारे स्टेट्स है वो उनको प्रायोरिटाइज करके उनकी जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एड्रेस कर सके, यहाँ पे डेवलपमेंट कर सके, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी को कल को ये ऐसे कोई फैक्टर्स ना खड़े हो जाए जो इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज या हार्म करने की कोशिश करें। India does not have नहीं, that is not true. India has an internal security. ऐसी कोई formal doctrine नहीं है, but still the government is trying to address these issues. Internal security doctrine. So India has seen the crisis after crisis resulting in militancy, insurgency, terrorist attacks, unsettled disputes, etc. तो इंडिया ने बहुत ज्यादा ये आपका क्राइसिस देखे हैं जो क्रिएट करते हैं मिलिटेंसी को, इंसर्जेंसी को, टेररिस्ट अटैक्स को एंड अनसेटल्ड डिस्प्यूट्स को भी। जब से हम लोग का तो ये जब से हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली अपन ने देखा है, तो कुछ कुछ एग्जांपल्स उसी के दे रखे। टेररिस्ट अटैक, जैसे कि पठानकोट एयरबेस स्ट्राइक हुआ था, आपका पुलवामा अटैक हो गया था, उसके बाद आपका 26/11 मुंबई ब्लास्ट जो हुआ था, देन आपका ओपेसिटी इन वर्किंग इन डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज। और ये सारे गैप को फिलअप करने के लिए एग्जिस्ट सिस्टम, ये नीड ऑफ द आवर है एंड स्टैंडिंग ऑपरेटिंग एसओपी है ये, कि आप जो ये सारे इशू दोबारा ना हो तो इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को मेंटेन करें और इंश्योर करें कि ये सारे इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। और इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिकली आपका पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, गवर्नेंस इश्यूज हो गए, उसके बाद आपका पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के इशू हो गए, सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इंटेलिजेंस, आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है कि हाँ कहीं क्राइम होने वाला है, उसको एड्रेस करने के लिए वो वाली एक अपनी रोबस्ट सिस्टम बनाना जरूरी है। वो बॉर्डर मैनेजमेंट, अच्छा बॉर्डर सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी हो, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो बॉर्डर एरियाज में, ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो, और साइबर सिक्योरिटी अपनी स्ट्रांग रहे। तो ये सारे एरियाज डोमेन्स हो गए आपके इंटरनल सिक्योरिटी के। इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्लासिफिकेशन, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, अ स्टेट कैन बी एट रिस्क फ्रॉम 4 थ्रेट्स। तो 4 तरह के थ्रेट्स होते हैं आपके स्टेट्स का, जो स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी को रिस्क करते हैं। क्या क्या होगा? एक तो इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नली एडेड इंटरनल हो गया, कि बाहर से कोई कंट्री इंटरनल रिस्क को सपोर्ट कर रही है, एड कर रही है, जैसे चाइना वाइना करती है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया। एक टोटली एक्सटर्नल हो गया, इन द सेंस कि अच्छा आपको प्रॉपर ही बाहर दूसरी हॉस्टाइल कंट्री हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट क्रिएट कर रही है। एंड दूसरा इंटरनल, जो अंदर में कुछ कुछ प्लेयर्स बैठे हैं जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को, आपके एक्सटर्नल थ्रेट्स को एड कर रहे हैं, तो वो भी एक चीज हो गई। और इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो परसेप्शन है, वो चारों का मिक्स है बेसिकली, इन चारों का जो अब हमने बात करी। और जहाँ अपने को पता है, जहाँ पे ये एक एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल एज है, यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी थ्रेट्स आर इंटर रिलेटेड। तो बिकॉज आज के दिन में सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ बिकॉज ऑफ इंटरनेट की वजह से इतना ज्यादा इस पे इंटरनेट पे डिपेंडेंसी है, तो इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल सिक्योरिटी थ्रेट्स, और जो इंफॉर्मेशन एंड ये जो डिजिटल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये क्या है, सारे इंटर रिलेटेड है। एंड इससे क्या होता है, कैन नॉट बी सीन, और इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता कि मतलब अलग अलग करके, ये सारे इंटर रिलेटेड है, तो आपको हम लोग को एड्रेस भी इंटरनली करना पड़ेगा। So changing external environment also impacts the internal security of a country. तो जब हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी चीज इसका चेंज कर देते हैं, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करती है। एग्जाम दैट इज इन म्यांमार, प्रोसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्यास क्रिएटेड अ न्यू प्रॉब्लम इन इंटरनल सिक्योरिटी कंट्री ऑफ अ कंट्री। तो म्यांमार में जैसे रोहिंग्यास को परसिक्यूट किया था, तो लॉजिकल सी बात है, वो भागकर कहाँ आएंगे, इंडिया में आएंगे अपनी जान बचाने के लिए। अब जैसे जैसे ज्यादा आपके ये इन्फिल्ट्रेशन होगा, ज्यादा माइग्रेंट्स आएंगे, तो रिसोर्सेज पे कंस्ट्रेंट होगा, तो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो बात हो जाती है। इंटरनल सिक्योरिटी हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड, और इससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट पड़ता है।
तो एग्जाम में आप लोग को इतना सब नहीं लिखना, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ जितना आपको समझ में आ जाए। बाकी यू कैन यहाँ से पिक एंड चूज कर सकते हो, राइट एंड आंसर। हम लोग पुराने कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड हाउ डू वी एड्रेस दैट, हम लोग इसी से ही निकाल के देखेंगे कि कैसे इनको एड्रेस करना है। पुलिस इज जनरली द फर्स्ट एजेंसी टू रिस्पॉन्ड, और पुलिस जो होती है फर्स्ट ग्राउंड लेवल पे वही एजेंसी होती है जो रिस्पॉन्ड करती है टू इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। और लॉजिकल सी बात है, कल को आपके घर में कोई इशू आ जाए या कल को दंगे फसाद हो जाए या कुछ भी हो जाए आपके अगेंस्ट, तो आप कहाँ जाते हो कंप्लेन? पुलिस के पास जाते हो। तो पुलिस जो हमारी जो फर्स्ट एजेंसी है जो रिस्पॉन्ड करती है ये सब क्राइम के अगेंस्ट, तो उनको और रोबस्ट बनाने की बात करी जाती है। और पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आ गए थे, लाने की बात करी गई थी प्रकाश सिंह जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का जो था, और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई थी ताकि और स्ट्रेंथन हो पुलिसिंग। और अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन अगर एब्सेंट होगा तो टेररिज्म को टैकल करने में और डिफरेंट और दिक्कतें आएंगी, और बड़ी फ्रेगमेंटेड अप्रोच रहेगी। मतलब एक पर्टिकुलर इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली, एक इशू को या टेररिज्म इशू को एड्रेस नहीं किया जा सकता। देयरफॉर अ सेंट्रल टेररिज्म एजेंसी एनसीटीसी, और इसकी वजह से एक सेंट्रल एजेंसी बनाई गई थी जो बेसिकली टैकल करेगी कॉम्प्रिहेंसिवली टेररिज्म इश्यूज को। ये देखिए नेशनल क्राइम, ये रहा एनसीटीसी। तो इसके लिए क्या बात कर रखी है, सिनर्जी लानी चाहिए लॉ एनफोर्समेंट में, कि कानून जो इन्फोर्स हो उसकी बात करिए, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम में एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि ये सारे इश्यूज को एड्रेस कर सके। प्रोसिक्यूशन ऑफ द perpetrators of terrorist act needs to be expedited, और जो ये टेररिस्ट एक्ट को परपिट्रेट करते हैं तो उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए जो तरीके हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए वो एक्सपीडिएट करने चाहिए और फास्टन करने चाहिए। मिलिट्री प्रेशर्स कैन नॉट रिजॉल्व मैटर्स अनलेस देयर इज अ गुड गवर्नेंस, और मिलिट्री प्रेशर से रिजॉल्व नहीं कर सकता ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर को अनलेस गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस ना हो, तो सरकार अच्छी ना हो, तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन तो वहीं से ही आते हैं विद स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट एंड सोशल पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक। और उसको ये गुड गवर्नेंस कहाँ से आएगी, एक सोशल पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक थ्रस्ट से, जब वहां से थ्रस्ट मिलेगा। Implementation perception management has been the weakest link in India's fighting against the internal security problems. Counter narratives to the propaganda of terrorists and insurgents should be developed. तो परसेप्शन मैनेजमेंट की, लोगों का जो परसेप्शन चेंज हो रहा है उसको एड्रेस कर सके कि नहीं ऐसा आपके जो आप सोचते हो गलत है, उसको परसेप्शन। तो लोग बाग कब शुरू करते हैं ये सारे स्टेप्स लेना, कि कब स्टेट्स के अगेंस्ट फाइट करना या ऐसे चीजें, ऐसे एक्शन करना जो स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म करे, जब उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है। तो एड्रेस कहाँ से करना है, परसेप्शन को ही चेंज करने के लिए मैनेजमेंट की बात करी गई यहाँ पे, कि जैसे लोगों को समझ में लगने लगे कि हमारे अगेंस्ट किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या हमारे अगेंस्ट किसी तरह की भेदभाव हो रही है, तो परसेप्शन मैनेजमेंट की ऐसा उनको रियलाइज कराने की ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो आप सोच रहे हो आपको गलत दिखाया जा रहा है। अभी आपको याद है यूट्यूब में भी कुछ कुछ चैनल्स को ब्लॉक किया था अपनी इंडियन सरकार ने, तो वो क्या था रीजन, द मेजर रीजन वाज कि आपका वो लोग ब्रेन वॉश कर रहे थे अपनी सोसाइटी का। तो ब्रेन वॉश करने को रोकने के लिए ये सारे यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया था इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, सॉरी नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो ये काउंटर नैरेटिव प्रोपागेंडा फैलाते हैं, जैसे टेररिस्ट हो गए, इंसर्जेंट्स हो गए, इनको एड्रेस करना है ग्राउंड लेवल पे, मतलब उभरते इनको खत्म कर देना है। ग्राउंड गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग तो साइंटिफिक तरीके से कोर्सेज ऑन साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। तो हमारे जो रिलीजियस ग्रंथ हैं जैसे कि गीता हो गया, बाइबल होगी, ये सारी कुरान हो गई, ये सारे को अच्छे से इंटरप्रेट करके ये किताबें क्या बोलती हैं उनको ग्राउंड मास्टर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा, इंसर्जेंसी परसेप्शन मैनेजमेंट। ये नहीं कि जैसे मद्रासाज में ऐसे बात को बहुत बार होती थी कि इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं, बट वो सब चीजों को चेंज करके राइट तरीके से तालीम दी जाए, समझाया जाए बच्चों को। तो परसेप्शन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट स्टेप टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मेक इन इंडिया की जब अगर हम बात करें तो क्या होगा, उससे जॉब डेवलप्स होंगे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी या फिर टेक्सटाइल एमएसएमईज को रिवाइव करेंगे, तो उससे क्या होगा बेसिकली आपको जब कंपनीज आएंगी इंडिया में काम करने के लिए तो उनको क्या चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। जैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो उनको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट बिकमिंग प्रॉस्परस। तो लॉजिकल सी बात है, जब सब कुछ ठीक चला है तो कोई क्यों टेररिज्म या कोई क्यों ऐसे इश्यूज में जाना चाहेगा। इन नॉर्थ ईस्ट असम राइफल हैज रेस्ड प्राइमरीली, और असम राइफल जो अपनी जो एक डिफेंस की फोर्स है उसको क्यों रेज किया गया था, डेवलपमेंट करने के लिए एरिया में कंप्राइज ऑफ पर्सनल, और उसमें रीजन जो लोग बाग थे जो पर्सनल जो काम करते थे असम राइफल वो उसी लोकल एरिया से थे। इट्स कॉम्पोजिशन वॉज इवेंचुअली चेंज, और इसका जो कॉम्पोजिशन था वो धीरे धीरे चेंज कर दिया था टू दैट ऑफ ऑल इंडिया फोर्सेज विच लेड टू लॉस ऑफ रैपर। तो धीरे धीरे फिर उसको चेंज करके पूरे इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई थी। और इसकी वजह से क्या हो गया था कि उसकी जो रैपो जिसके लिए बनाया गया था एक्चुअली में वो थोड़ी सी
खराब हुई थी, बट फिर दोबारा उसको रिवाइव किया गया था। मेजर फंडिंग सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट, तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, साइबर थेफ्ट होते हैं, आपका बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस तक को चेक करने के लिए काफी एजेंसीज बनाई हैं उन्होंने, काफी सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने, और एजेंसी जैसे कि एनआईए हो गया, नेट ग्रिड हो गया, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये सारी क्या करती हैं, ये सब चीजों को ट्रैक करती हैं और फिर एड्रेस करके पनिश करती हैं जो यहाँ से क्राइम के जो पैसे आ रहे हैं या क्या से पैसे आ रहे हैं, वो सब चीजों को ठीक के लिए। टेररिज्म का क्या ग्लोबल डायमेंशन है एंड इफेक्टिव कोऑपरेशन है, शुड बी सिक्योर्ड विद अदर नेशन, और दूसरी कंट्री के साथ मिलके भी, हम लोग जैसे इसराइल से हम लोग ने के साथ मिलके या फ्रांस के साथ मिलके साइबर इश्यूज को एड्रेस किया था कि हम लोग साइबर क्राइम को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बाकी कंट्रीज का भी अगर सपोर्ट हो तो वी कैन एड्रेस दीज इश्यूज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इफेक्टिवली। बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, आईसीपी लगा सकते हैं, फेंसेस लगा सकते हैं, उसके बाद आपका रेगुलर विजिट्स करें लीडर्स की वहाँ पे इन बॉर्डरिंग एरियाज इज नीडेड, ताकि वो कर्ब कर सके इंसर्जेंसी को इन इंटरनल पॉकेट्स में। इम्प्लीमेंटेशन हो सके नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का, ताकि वल्नरेबिलिटी जो है ऑफ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योर बैंकिंग, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन इंश्योर हो, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस कॉम्प्रोमाइज ना हो उस चीज में, अगर ये पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो। और इतना बड़ा जो इंडिया का लेंथ है, बॉर्डर फोर्सेस जो है अपनी वो इनएडिक्वेट है, इससे क्या हो गया है, सप्लीमेंटेड विद होम एंड हार्थ यूनिट ऑफ विलेज गार्ड्स, तो जिस जो बॉर्डर एरियाज में हमारे जो गांव है वहां से हम लोग विलेज गार्ड्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, जैसे अरुणाचल में या फिर अपना उत्तराखंड में, तो लोकल एरियाज वहाँ पे गार्ड करें बॉर्डर फोर्सेस को, तो वो भी बेटर है। These home and hearth units staffed with many local ex-servicemen as possible can be raised wherever border holding forces are thin on the ground. तो जहाँ पे लगता है कि बॉर्डर फोर्सेज जो है हमारी लिमिटेड है उस एरिया में, तो हम लोग लोकल एरिया से लोगों को हायर करके दे कैन मेक देम, कैन टीच देम, कैन इक्विप देम, एंड उसके बाद दे कैन ओनली बिकम द पार्ट ऑफ द बॉर्डर फोर्सेज हु आर लुकिंग आफ्टर द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। तो उससे क्या होगा कि पहली बात तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो जाएगी, दूसरा एक बंदे को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो अपने घर के पास पास रह के भी बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है थ्रू गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हम लोग ने कुछ देख लेते हैं, उसके बाद वे फॉरवर्ड के आगे जाके वो सब देख लेते हैं। एंड पैंडेमिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसने थ्रेटन किया था, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, उसके एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस क्या है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी कैसे एक उभरती हुई चीज है जो बोला जा रहा है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकती है, या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्या है बेसिकली उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, बेसिकली आपका इमर्जिंग थ्रेट्स क्या क्या है आज के दिन में, जैसे चाइना की जो डेटा कंपनी है वो कैसे इशू को एड्रेस कर रही है, सब चीजों को वो देखेंगे। एक तो अब हम लोग देख लेते हैं नेटग्रिड का गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या है बेसिकली। तो हमने नेटग्रिड के बारे में पढ़ा था, सर्टेन के बारे में पढ़ा था, सीसीटीएनएस के बारे में, तो ये क्या है बेसिकली। तो नेटग्रिड क्या करता है बेसिकली, इंटेलिजेंस डेटाबेस है जो डिजाइन किया गया कंसोलिडेट करने के लिए एंड सर्च कर सके डेटा गैदर्ड बाय एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो जैसे कि बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, एनआईए हो गई, पुलिस फोर्सेज हो गई अपनी, उसके बाद अपना अलग अलग, और जैसे कि सीआईए हो गई, तो ये सारी एजेंसी सारा जो डेटा जो गैदर करती है सिक्योरिटी एंड लॉ इश्यूज एंड सिक्योरिटीज एंड लॉज के ऊपर, तो ये सारा एक ही जगह पे मतलब रख के उसको एक डेटाबेस बना के, ताकि वो दूसरी एजेंसीज भी उसको सर्च कर सके। इन द सेंस की जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग एजेंसी, अलग अलग सीबीआई होगी, अलग अलग क्राइम पे वो करती है। तो सपोज एक बंदे का रिकॉर्ड निकला, तो क्या पता उसका पहले भी कोई रिकॉर्ड हो क्राइम का, तो क्रॉस चेक दैट दे हैव अ इंटीग्रेटेड डेटाबेस, एंड दैट डेटाबेस बेसिकली उसको नाम दिया गया नेशनल ग्रिड का। अगला है सीसीटीएनएस। तो सीसीटीएनएस क्या है, आपका क्राइम का एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये भी इसी तरह का ही एक डेटा स्टोरेज, शेयरिंग एंड ट्रांसफर का एक पैनल है जो बेसिकली इंफॉर्मेशन बिटवीन पुलिस स्टेशन शेयर करता है। ये इनिशिएटिव किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है सीसीटीएनएस। ओके, उसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं, वी रीड अबाउट द सर्ट इन। तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन ऑफ साइबर क्राइम के लिए एंड प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक स्टेप्स, ताकि काउंटर मेजर कर सके टू पैच the existing vulnerabilities and strengthen the security of these websites। तो क्या करें बेसिकली, साइबर सिस्टम जो भी है प्रोटेक्शन के लिए, आपका साइबर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है एंड स्पेसिफिक स्टेप्स प्रोवाइड करता है, ताकि एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज को और स्ट्रेंथन कर सके सिक्योरिटी ऑफ वेबसाइट्स को। समाधान क्या है, ऑन द नक्सल फ्रंट द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द अफेक्टेड स्टेट्स हेल्ड इन दिल्ली केम अप विद
फॉर्मूला ऑफ समाधान टू टैकल। तो ये चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अलग अलग स्टेट्स ने क्या किया था, ये नेशनल मूवमेंट्स को टैकल करने के लिए ये इशू लॉन्च किया था, एक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। और ये कैंप कहाँ स्टार्ट हुआ था, दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। इसका फॉर्मूला का नाम क्या था, समाधान। तो आप MHA की वेबसाइट में जाओगे तो प्रॉपर समाधान के बारे में दे रखा है कि क्या है बेसिकली। आगे हम लोग आते हैं रिड्यूस करने की एथनिक्स, आगे वे फॉरवर्ड किया था हम लोग कैसे ये सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटीज को। तो पहला है एथनिक एंड सोशल इनइक्वालिटी डिस्पैरिटीज को खत्म करके या रिड्यूस करके इन एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनको ज़्यादा एजुकेट करा के एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के एक इफेक्टिव सिस्टम बना सकते हैं, पब्लिक ग्रीवियंस रेड्यूसल सिस्टम, जो कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज में लागू होगा। और पब्लिक ग्रीवियंस मतलब जो भी आपकी शिकायतें हैं वहाँ पे उनको आप हमारे को भेजिए और हम उसको एड्रेस करेंगे और उसका टाइमली रेजोल्यूशंस देके एंड जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, ताकि फर्दर कन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो जाए, कोई भी दिक्कत आ रही हो उसको रिजॉल्व करने की बात करें। अगला बोलता है इंप्रूव करेंगे डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस। तो इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी हो ताकि कन्फ्लिक्टेड एरियाज में ताकि किसी तरह की शॉर्टेज ना हो और लोग बाग फिर लड़ाई झगड़ा ना करें। तो इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज का अच्छे से डिलीवरी हो उसके लिए भी उसकी बात करी गई है। और एक सप्लाई मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो एस्टैब्लिश करेगा ब्रिज द गैप, जो गैप ब्रिज करता है बेसिकली गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में। फोकस करने की बात करता हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया, डेवलपिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, कम्युनिटीज लाइंस, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, ये सब बनाने की बात करता है जो जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट एंड विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। एक मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करने की बात करता है ताकि कोऑर्डिनेशन ला सके अमंग ऑल सेंट्रल एंड स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस को डीलिंग विद द इश्यूज। तो ये भी एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करता है ताकि कोऑर्डिनेशन हो सेंट्रल एंड स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस में, और ये हेल्प करेगा ताकि वो डील कर सके प्रॉब्लम मोर इफेक्टिवली एंड रिड्यूस कर सके, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो एंड लॉस ऑफ रिसोर्सेज ना हो। स्टेट शुड फॉर्म अ कंपोजिट फोर्स, एक कंपोजिट फोर्स बना के रखे स्टेट एंड ऑन द लाइंस ऑफ NSG। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से एक फोर्स बनाने की बात करता है स्टेट्स में, जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स जहाँ खराब है उनको एड्रेस हो सके। Can be established to bring coordination among the central and state security, और जो सेंट्रल एंड स्टेट सिक्योरिटी फोर्स दोनों में कोऑर्डिनेशन लाने की ताकि मिल बांट के वो लोग काम कर सकें और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो ताकि इससे लॉस ऑफ रिसोर्सेज ना हो, ये सारी तो वही अपनी सेंट्रल जो अपना जो CDS का ऑफिस है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो मेन ऑफ द उसका काम है कि वो एक ओवरलैपिंग वर्क या फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का जो इश्यू है उसको रिजॉल्व कर सके एंड रिसोर्सेज लॉस ना हो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। तो CDS का ये बेसिकली मेजर काम था कि एफिशिएंटली, जैसे इतनी सारी कमांड्स हैं तो मल्टीपल कमांड्स ना हो, जितनी जरूरत है वहाँ पे मल्टीपली एक साथ मिलके काम कर सके। ये नहीं कि एयरफोर्स भी है वहाँ पे, आर्मी भी है, तो मिली जुली कमांड हो। गवर्नमेंट नीड्स टू एम्पावर नार्कोटिक्स, NCB को एम्पावर करने की बात करता है गवर्नमेंट एंड गिवन द उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो किससे, ड्रग प्रोड्यूसिंग एरिया, जैसे कि गोल्डन क्रिसेंट की बात करते हैं। तो क्रिसेंट इज दिस, मून का आधा हिस्सा को हम लोग क्रिसेंट बोलते हैं ये, और गोल्डन ट्राइंगल, तो गोल्डन ट्राइंगल है अपना, गोल्डन क्रिसेंट है अपना वेस्ट में। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, हाँ। एंड गोल्डन ट्राइंगल में अगेन आपके 3 आते हैं, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड है क्या, आई एम नॉट श्योर, आई लेट यू नो दैट। तो ये सारे NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो ड्रग्स को लिमिट कर सके इनका प्रोडक्शन एंड ज्यादा ड्रग्स आए ना अपनी कंट्री में, तो वो सब चीज़ों को लिमिट करने की बात करते हैं। गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड अ नंबर ऑफ लॉज टू प्रिवेंट और फाइनेंशियल क्राइम को प्रिवेंट करने की बात करते हैं। बट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज मोबिलाइजिंग लार्ज सम ऑफ मनी, और आज के दिन में क्या होता है कि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी भी बहुत ज्यादा मोबिलाइज कर रही है लार्ज सम ऑफ मनी को। गवर्नमेंट नीड्स टू, और गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ दीज ग्रुप्स सो दैट गवर्नमेंट कैन टेक प्रॉपर एक्शन। तो ये जो लेफ्ट विंग की जो फाइनेंसिंग हो रही है बेसिकली चाइना वाइना से होती है, तो ये कहाँ से आ रहा है उनको ट्रैक डाउन कर सके, उसको खत्म कर सके, ताकि ये लोग फंड नहीं करेंगे तो ताकि इनका नैरेटिव आगे बढ़ेगा नहीं, तो वो भी एक तरीका है। सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी टू प्रोएक्टिव पॉलिसी एंड प्रिवेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की बात करी गई कैबिनेट कमेटी में ऑन सिक्योरिटी, वही सब है बेसिक चीजें, ज्यादा कुछ जानने का तो है नहीं इसमें। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ नेशन फर्स्ट इन द हार्ट ऑफ ईच वी वुड नॉट सक्सीड, और नेशन फर्स्ट मतलब देश प्रथम है अपने में, ये वाली फीलिंग लोगों के बीच में जगाने की बात करी जाती है, उसकी वजह से भी अपना इंटरनल सिक्योरिटी को खत्म कर सकते हैं। क्रिकेट एक बहुत अच्छा जरिया है ताकि स्पोर्ट्स के बेसिस पे लोग आके मिलजुल जुले और कम्युनल वायलेंसेस खत्म हो। तो आपने 83 मूवी देखी होगी, तो उसमें एंड में मैसेजेस क्या दे रहे हैं, एंड में मैसेज दे रहे हैं कि क्रिकेट एक दरिया था जहाँ पे अलग अलग जहाँ पे दंगे चल रहे थे, वहाँ पे लोग आके सब मैच देखे और अपनी टीम को सपोर्ट करें। Pandemic and national security. So pandemic in the country in the form of COVID-19 has caused large scale loss of life.
तो पैंडेमिक की वजह से क्या हो गया, लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ हो गई है और लाइवलीहुड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया अक्रॉस एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इससे एक डिबेट सामने निकल के आती है रिगार्डिंग कि वेदर एपिडेमिक वुड बी ट्रीटेड एज अ नेशनल सिक्योरिटी, की हम लोग को तो ऐसे में पूछ सकता है कि हम लोग को आपको एपिडेमिक को कंसिडर करना चाहिए क्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो पहले तो हम लोग को ये बताना है कि पैंडेमिक थ्रेटन कैसे करता है नेशनल सिक्योरिटी को, अगर आप यस मानते हो, और एडवांटेज ऑफ व्यूइंग, और अगर हम उसको थ्रेट को पहले कैसे करता है, नेशनल सिक्योरिटी को कैसे थ्रेट करता है, दूसरा एडवांटेजेस क्या होंगे उसको नेशनल पैंडेमिक या एपिडेमिक को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के एंगल से देखने के, फिर चैलेंजेस क्या होंगे अगर हम उसको सिर्फ सिक्योरिटी के प्रिज्म से ही देखते हैं तो, और फिर आगे वे फॉरवर्ड। तो एक छोटा सा ऐसे टाइप का, छोटा सा आंसर टाइप का भी पूछा जा सकता है। तो हाउ डज द पैंडेमिक थ्रेटन द नेशनल सिक्योरिटी, तो कैसे थ्रेटन करता है, तो बेसिकली एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर सकता है एंड कंट्रीब्यूट कर सकता है सोशल डिस्टेबलाइजिंग में, एंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में क्या कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है द प्रोसेसेस दैट लीड टू स्टेट फेलियर। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में स्टेट फेलियर, जो मशीनरी है वहाँ पे दंगे फसाद होने लगे, स्टेट मशीनरी फेल हो जाए उनको टैकल करने के लिए, और जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी का इशू थ्रेटन हो सकता है। तो ये एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर सकता है पैंडेमिक। वेरियस एग्जाम, जैसे एड्स की वजह से ट्रिगर हो गया था वायलेंस इन सब सहारन अफ्रीका, तो ये भी कर सकता था। एड्स का एग्जांपल दे रखा है, एड्स की वजह से बहुत ज्यादा आपका स्टेट फेल, मशीनरी फेल कर गई थी। अगला क्या है आपका, हाउ डज पैंडेमिक थ्रेटन द नेशनल सिक्योरिटी, तो बायोलॉजिकल वेपन, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स इंक्लूडिंग एपिडेमिक डिजीज कैन बी अ वेपन ऑफ वॉर। तो ये इसको एक बायोलॉजिकल एजेंट माना जा रहा है एपिडेमिक को, कि दूसरी कंट्री क्या कर सकती है, कोई कंट्री का सब, ये कंट्री क्या कर सकती है दूसरी कंट्री को हार्म करने के लिए वहां पे ये इस तरह के इसको वायरस को लॉन्च कर सकती है या डाल सकती है, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाए, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हो जाए वो। तो कैन इसको एज वेपन ऑफ वॉर यूज किया जा सकता है, कहने का मतलब है, और जो डायरेक्टली एंड इमीडिएटली थ्रेटन करेगा सिक्योरिटी को। और ये कॉम्बिटेंट्स जो है मैं डिलिबरेटली, और ये सब जगह किसको टारगेट करेंगे, पब्लिक हेल्थ को टारगेट करेंगे, ताकि डिजीज स्प्रेड हो जाए एंड वीकन करे एंड डीमोरलाइज कर दे एनिमी की पॉपुलेशन को। यानी कि चाइना क्या करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ चाइना का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि चाइना दूसरी कंट्री में, अपनी इंडिया में, अमेरिका में वायरस को स्प्रेड कर दे इन द सेंस, एंड इतने वहां पे लोगों की डेथ हो जाए कि जो, बिकॉज चाइना कंसिडर इंडिया द एनिमी नेशन, तो वहां पे उसकी जो इंडिया की मॉरल अपनी डीमोरलाइज हो जाए बेसिकली इंडिया। थ्रेटन करती है नेशनल सिक्योरिटी। आपका पैंडेमिक कैसे थ्रेटन कर सकता है, बायलैटरल रिलेशंस भी थ्रेटन कर सकता है। आउटब्रेक्स क्या कर सकते हैं, जैसे ये कोविड-19 का पैंडेमिक का जो आउटब्रेक है, ये क्या करेगा, डिस्प्यूट प्रॉम्प्ट करेगा अमंग अलग अलग स्टेट्स के बीच में ओवर अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स इन नंबर ऑफ एरियाज। तो अलग अलग पॉलिसीज की वजह से, जैसे कुछ कुछ एरियाज में ज्यादा डेवलपमेंट है, कुछ कुछ में अलग अलग पॉलिसीज है ना, बेसिकली एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो बायलैटरल रिलेशंस भी हार्म हो सकते हैं विद इन द स्टेट्स, मतलब आप अपने स्टेट्स में, जैसे बिहार झारखंड, बिहार यूपी में हो गई, या यूपी दिल्ली में हो गई, कि आप उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉर पीपल एंड गुड्स, जो आप अलाउड नहीं है हमारे स्टेट्स के दूर जाना। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स अराइजिंग फॉर मर्स आउटब्रेक बिटवीन इंडिया एंड अदर मिडिल ईस्ट कंट्री रिगार्डिंग द इंडियन डायस्पोरा। तो यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग कंट्री का एग्जांपल दिया, जैसे कि मर्स का जब आउटब्रेक हुआ था इंडिया एंड अदर मिडिल ईस्ट रीजन के बीच में, तो ये इंडियन डायस्पोरा का क्वेश्चन आ गया था कि हमारा जो लोग बाग वहाँ रह रहे हैं, तो उनको स्पेशल पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, इंडियंस बोले थे, मगर वहाँ के जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज थी वो अपने देश, अपने लोगों को ज्यादा पहले प्रेफरेंस दे रही थी। तो वो सारी बातें भी होती है। अगला है आपका ह्यूमन सिक्योरिटी का। द आइडिया ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड डायरेक्टली मेकअप करती है एपिडेमिक अ थ्रेट टू नेशन बाय थ्रेटनिंग इट्स पीपल। तो ऑब्वियसली अगर ह्यूमन सिक्योरिटी लॉस हो जाती है इस पैंडेमिक की वजह से, लोगों की डेथ हो जाती है, तो ये डायरेक्टली थ्रेटन करेगी हमारे पीपल को। तो फॉर इंस्टेंस बाय दिस अप्रोच, जैसे कि इसी में एग्जांपल दे रखा है टीबी का, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई थी इंडिया के लिए, बिकॉज ये क्या करी थी, इंडियंस की हेल्थ को थ्रेटन करी थी। तो उसकी वजह से डेथ्स हो रही थी, हॉस्पिटल बिल्स बढ़ रहे थे, हमारी रिसोर्सेज सारी मेडिकल फैसिलिटीज में जा रही थी, हम लोग बाकी कहीं जगह इन्वेस्ट कम कर पा रहे थे। तो वो सारी बातें हैं बेसिकली, कि कैसे पैंडेमिक को एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, हाउ डज द पैंडेमिक थ्रेटन, कैसे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है पैंडेमिक। अब एडवांटेजेस क्या है पैंडेमिक, एपिडेमिक या पैंडेमिक को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से देखने के, या चैलेंजेस क्या है, तो पहला एडवांटेज है कि हायर प्रायोरिटी देनी चाहिए, दूसरा है बेटर इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरा है इंक्रीज ग्लोबल कमिटमेंट्स। तो हायर प्रायोरिटी में क्या आता है, बेसिकली आपका एसोसिएटिंग हेल्थ पॉलिसी कमिटमेंट्स विद सिक्योरिटी कैन एलिवेट द लेवल ऑफ प्रायोरिटी।
तो जब हम लोग एसोसिएट करते हैं आपका एडवांटेज जब की बात करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अगर उसकी नज़र से देखा जाए एपिडेमिक को तो क्या एडवांटेज है, तो हम लोग फिर ज़्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देंगे उसको, और हेल्थ पॉलिसी कमिटमेंट्स विद सिक्योरिटी कैन एलिवेट द लेवल ऑफ प्रायोरिटी गिवन टू इशू एंड डिलीवरी रिजल्ट्स। तो जो भी हम हेल्थ की एरिया में जो इशू हम जो डिलीवर करना चाहते हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। इससे क्या होगा, ज़्यादा अवेलेबल रिसोर्सेज, ज़्यादा हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज आना डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, अपनी जो हेल्थ इमरजेंसीज वाया नेशनल सिक्योरिटी, तो इससे हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, जो लॉन्ग रन में हमें और हेल्प फ्यूचर में हेल्प करेगा, इन द सेंस कि अगली बार कोई आउटब्रेक होता है तो हम लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं। पहला तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरा बेटर इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है बेसिकली क्या करती है, इज मोर लाइकली टू हैव वेल डिफाइंड एंड स्ट्रीमलाइन। तो अगर हम लोग जब नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम को जब हम लोग इशू करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, वेल डिफाइंड एंड स्ट्रीमलाइन इंस्टीट्यूशनल apparatus चाहिए, कि एक इंस्टीट्यूशनल तरीका चाहिए जो टर्न कर दे एंड वुड जनरेट मोर कोऑर्डिनेटेड एंड एक्सेलरेटेड रिस्पांस। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक मोर कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होगा उस पर्टिकुलर इशू के अगेंस्ट, इशू को लेकर। तो जब हम लोग इसी एपिडेमिक या पैंडेमिक को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके लिए हम लोग मोर स्ट्रीमलाइन एंड तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से अपना इंस्टीट्यूशनल एपरेटस को उस चीज को टैकल करने के लिए डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीज ग्लोबल कम। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हम किसी को, वो ऑब्वियसली सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया तो हमारा कमिटमेंट बढ़ जाएगा उसकी तरफ, और हम लोग जब उसको एपिडेमिक को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह से देखना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कमिटमेंट्स को और बढ़ा देंगे टू, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी लेंगे एंड प्रिपेयर भी करेंगे आगे को अपने, कि अगली बार दोबारा ऐसा ना हो। तो ये सारे एडवांटेज है। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस एक बार देख लेते हैं। तो पहला चैलेंज ये है कि रिस्क ऑफ मिस लेबलिंग एवरीथिंग एज अ सिक्योरिटी थ्रेट। तो हम लोग क्या करते हैं, मिस लेबल करने लग जाते हैं सब छोटे मोटी बीमारियों को भी, अगर हम लोग सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से देखने लग जाए। ये क्या करेगा, डिक्लाइन कर देगी ह्यूमन वेलबींग को, और फिर हम लोग ह्यूमन वेलबींग को भी कंसिडर लेबल करना स्टार्ट कर देंगे एज अ सिक्योरिटी थ्रेट। एंड the term losses have any and the term losses any analytical usefulness, उसका फिर कोई एनालिटिकल एडवांटेज नहीं रहेगा लॉन्ग रन में। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है उसको घोषित करने का एज अ नेशनल, एज अ इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो अप्रोच रिलीज डेवलप्ड स्टेट। तो ये क्या करती है, डेवलप स्टेट को रिलीव कर देती है। व्यूइंग एपिडेमिक एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रिलीव स्टेट्स विदाउट प्रॉपर मेजर public health threats of any moral obligation to respond to health crisis of monumental proportion in developing world. Currently, this is more seen in perspective of humanitarian aid. तो जब ये एपिडेमिक एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हम देखना स्टार्ट कर देते हैं कि स्टेट्स को क्या करती है, रिलीव कर देती है, माफ कर देती है, जिनके पास मेजर हेल्थ थ्रेट्स, जिनके पास मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स नहीं है ऑफ किसी मॉरल ऑब्लिगेशन से, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके हेल्थ क्राइसिस को इन मोन्यूमेंटल प्रोपोर्शन। दैट इज सीन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। Deter regional cooperation. Issues of national security see relatively lower level of cooperation among neighboring countries. Directly impede much needed cooperation. और जब हम किसी चीज को नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कोशिश करते हैं तो लेवल ऑफ कॉपरेशन हमारी नेबरिंग कंट्री से भी कम हो जाती है। तो इससे हमारा जो डायरेक्टली इम्पीड करेगी हमारी जो कॉपरेशन हमको बाकी कंट्री से चाहिए उसकी कम हो जाएगी, तो वो भी एट द एंड ऑफ द डे अफेक्ट होता है। नटशेल में ये बताया हुआ है कि फॉर ग्लोबल पैंडेमिक क्या है, थ्रेटन है स्टेट सिक्योरिटी को तीन तरीके से। एक तो डोमेस्टिकली अफेक्ट करता है, दूसरा हमको इकोनॉमिकली करता है, तीसरा हमारी मिलिट्री को भी अफेक्ट करता है। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो व्हाइल देयर इज अ वैलिड आर्गुमेंट दैट बोथ फॉर एंड अगेंस्ट, तो हम लोग ये दोनों आर्गुमेंट्स है कि अगर एडवांटेज है भी, अगर उसको नेशनल सिक्योरिटी घोषित कर दिया, और नहीं भी है अगेंस्ट ट्रीटिंग एपिडेमिक एज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, फॉलोइंग मे बी आल्सो सीन एज। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स के हिसाब से हमको देखा जाएगा। तो क्या क्या है बेसिकली, viewing it as a foreign policy issue rather than national security concern। तो हम लोग जब इसको नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से देखें rather than national security concern, तो क्या होगा, ज्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि टू व्यू अ डिजीज एंड हेल्थ इशू एज अ कंसर्न ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो इससे क्या होगा, मल्टीलैटरल रिस्पॉन्स आएगा, बाकी कंट्रीज भी हमको हेल्प करेंगी। रादर देन सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से अगर आएगा तो हम लोग को फिर बायलैटरल पॉलिसी रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, मतलब बहुत कम रिस्पॉन्स हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो सिक्योरिटी लेवल्स प्रोवाइड हेल्थ इमरजेंसी विद रिसोर्सेज, द सेम ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कुड बी गार्नेड इफ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर हेल्थ इमरजेंसी कैन बी क्रिएटेड। तो इतना ही है बेसिकली। आर्टिफिशियल एंड नेशनल सिक्योरिटी के बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।